So we will discuss the merits of Bohr's atomic model today. The very first thing, the most important success of Bohr's atomic model was that it was able to explain the stability of an atom. याद है रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियस का पिक्चर दिया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे कीप ऑन रिवॉल्विंग. बट उनका थ्योरी फेल हो जाता है क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार electron should emit radiation and it should fall into the nucleus, and hence atom should not be stable. लेकिन बोर ने इस चीज को रेक्टिफाई करके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स यानी कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के बारे में बताया, और तब हम समझ सकें कि एटम स्टेबल क्यों होता है. तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज द फर्स्ट थिंग दैट बोर्स एटॉमिक मॉडल कुड एक्सप्लेन. ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे इसमें बोर का जो एटॉमिक मॉडल दैट वाज एबल टू एक्सप्लेन the energy of electrons in an orbit. How we can calculate the energy of electron in any orbit. इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसका एनर्जी कितना होगा. We know that there is a formula to calculate that. Let me show you. Okay, so there is one formula with which we can calculate the energy of an electron. You know, En क्या है? Energy of the nth orbit, where n can be 1, 2, 3 and so on. ठीक है, En का वैल्यू कितना आता है? What is the formula for En? En is equal to minus k square into 2 pi square m e to the power 4 z square divided by n square h square. You remember this formula? You have studied earlier. Physics में भी पढ़ा है, chemistry में भी पढ़ा है. Yes, ma'am. n क्या है? N is orbit number, and n का वैल्यू हो सकता है 1, 2, 3, 5. And you remember n equals to 1. When is n equals to 1? When it is the orbit which is closest to the nucleus is n equals to 1. यानी ये जो पहला ऑर्बिट है, this is the closest to the nucleus. और इस तरह से जब हम बाहर की तरफ चले जाएंगे तो n का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा. So that is n. तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कैसे निकालते हैं? यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट? k क्या है? K is Coulomb's constant, right? Yes. What is the value? Do you remember the value? Epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. Yes, 1 by 4 pi epsilon naught. Very good. And its value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. यही होता है. K का वैल्यू क्या होता है? 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. ठीक है? Now, यहाँ पे हम लोग देखेंगे. ओके, सो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, सभी तो मैक्सिमम तो यहाँ पे कांस्टेंट है. देखो, k इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कांस्टेंट. E इज क्या है? E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, m इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, Z इज एटॉमिक नंबर, यू नो दैट. H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, n है ऑर्बिट नंबर. तो यहाँ कांस्टेंट क्या क्या है? K इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, E इज कांस्टेंट, then H is constant, and even n we are putting up accordingly, जिसका भी हमको जिस भी ऑर्बिट का हमको निकालना है. तो इस पूरे में जब सारे कांस्टेंट्स के वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी -1312 into z square, because z is not constant, it will vary. अगर हमने हाइड्रोजन एटम लिया है तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर कार्बन लिया है तो z का वैल्यू 6 हो जाएगा. एटॉमिक नंबर varies from element to element, but rest of the things will be constants. When you put all the values of the constant, you get this thing for the energy, and the unit is kilojoule per mole. अगर किलोजूल पर मोल में निकाल रहे हैं तो ये आता है, but we have some other units also for energy. So it will be -13.6 into
yes, into z square divided by n square. N square. ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट हम लोग एक और वैल्यू एनर्जी का देखते हैं, वो है -2.18 इंटू 10 to the power into 10 to the -18. -18 जूल. यस, इंटू z स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज z स्क्वायर बाई n स्क्वायर तो रहेगा ही थ्रू आउट, राइट? एंड दिस विल बी इन जूल पर एटम. joule per तो atom. ये 3 वैल्यूज हैं जिससे हम एनर्जी को निकाल सकते हैं, बट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट? दिस फॉर्मूला दैट यू आर सीइंग. सो दिस फॉर्मूला केम फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है? और इस तरह से बोर्स एटॉमिक मॉडल की वजह से हम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? So I'll give you some questions to solve later on. इस पर questions आ सकते हैं, like you may be asked to calculate the energy of nth orbit of an atom. So suppose अगर question आया कि you have to calculate the energy of second orbit of, अगर हम पूछें second orbit of He plus ion, calculate the energy of electron which is in the second orbit of helium ion. इसको सॉल्व करो तुम लोग, थोड़ी देर बाद मैं आंसर पूछूंगी. तो पहला मेरिट बोर्स मॉडल का ये था कि इट हेल्प्ड अस टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? नाउ द सेकंड नेक्स्ट मेरिट, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. It also helped us to calculate the radius of the electronic orbit. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये अभी जिस ऑर्बिट में है उसका रेडियस क्या होगा, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं because of an equation, because of a formula which came from the Bohr's atomic model. Let us find out what that formula was. रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करें? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है? Rn is equal to n square h square divided by 4 pi square into k into m e square z. So this is the formula which we have got from Bohr's atomic model to find out the radius of the nth orbit. यहाँ पर भी देखो सभी चीजें तो पता है क्या क्या है. n is the orbit number, h is the Planck's constant, pi is also constant, k is Coulomb's constant, m is mass of electron, e is electronic charge, and z is again atomic number. So Rn का जो formula होगा that will now be reduced to n square by z will be the only variable here. Rest of the thing will be constant. So जब इन constants के values को put करके हम solve करते हैं तो it comes out to be this much, 0.529 angstrom. So that means you can calculate the radius of any orbit of an electron using this formula. You just have to put the value for n, that is orbit number, and the atomic number जिस particular element की के radius को निकालने के लिए बोला जा रहा है. और let us go back to this question again. Energy of second orbit of ion, ठीक है? इसी का अगर हम रेडियस भी आपको निकालने बोले, क्वेश्चन नंबर 1 वाज दिस, टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम, हीलियम आयन, He plus आयन, ठीक है? एंड सेकंड क्वेश्चन विल बी टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट. आई गिव यू 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. जल्दी बना के बताओ आंसर क्या आएगा. एंड यू फाइंड द एनर्जी इन जूल पर एटम एंड रेडियस इन SI यूनिट. हेलो, बना रहे हो ना? Yes, ma'am.
Okay. मैम हाँ मैम रेडियस 1.058 एंगस्ट्रॉन है। हाँ, और SI यूनिट में कितना होगा? मैम ऐसा यूनिट में है। हाँ, मैंने बोला ना रेडियस को SI यूनिट में निकालो। ठीक है, दिस आंसर इज करेक्ट, 1.058 यस एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इसको SI Yes, यूनिट, एंगस्ट्रॉम इज नॉट द SI यूनिट ऑफ लेंथ, isn't it? What is the SI unit of length? Meter. Meter. So you just have to convert this to meter. यस मैम। मैम और एनर्जी -1312 किलो पर मोल। इसको पहले कंप्लीट करो ना। यस मैम। इसको बताओ क्या होगा? 1.058 into 10 to the power 1 angstrom is how much meter? 10 to the power minus 10 meter. बस इतना कर देना है। वेरी गुड। यस मैम। ठीक है, सो व्हेन यू आर आस्क्ड टू सी, अगर क्वेश्चन में नहीं भी पूछा जाता है आपको कि SI यूनिट में लिखो नहीं लिखो, यू स्टिल राइट द आंसर्स इन SI यूनिट। ठीक है, और Yes, एनर्जी का आपके पास Yes, तीन ma'am. ऑप्शन, तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। अभी मैंने स्पेसिफिकली खाली बोला कि जूल पर एटम में निकालो बिकॉज ऑफ इजियर कैलकुलेशन। बताओ एनर्जी कितना आ रहा है E2 का, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन। हेलो, इतना टाइम तो नहीं लगना। यस मैम। मैम मैम एनर्जी आ गया जूल पर मोल, माइनस 1312 किलो जूल पर मोल। 1312 किलो जूल पर मोल। तुम लोग क्वेश्चन सुनते नहीं हो ठीक से। व्हाट यूनिट डिड आई आस्क यू टू राइट? मैम किलो जूल पर मोल। नहीं, व्हाट यूनिट डिड आई मैम आस्क? जूल। मैम मैम -2.18 into 10 to the power -18 जूल पर एटम। यस, -2.18 into 10 to the power माइनस कितना आया? 18 जूल पर एटम। यस, जूल पर एटम बताया था ना इसमें। Yes, कुछ में ma'am. भी कर सकते हो, अगर तुमको क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया यू कैन यूज एनी यूनिट, बट अभी मैंने स्पेसिफिकली जूल पर एटम बोला था, इसीलिए दिस थिंग। सबका आया ना? यस मैम। चलो, वेरी गुड। Yes, ma'am. सो विल प्रोसीड फर्दर, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो दीज वर द मेन मेरिट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें बोर ने बताया कि हम कैसे एटम के स्टेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में, और उस ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। And apart from this, the most important discovery of Bohr's atomic model was that it was able to explain the spectrum of hydrogen and hydrogen-like species. मतलब हाइड्रोजन तो ठीक है, हाइड्रोजन-like species मतलब ऐसे सभी एटम्स और आयंस जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो हाइड्रोजन की ही तरह, उन सभी के स्पेक्ट्रम को बोर्स एटॉमिक मॉडल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। तो आज के क्लास में हमें ये स्टडी करना है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या होता है, बट बिफोर दैट वी शुड अंडरस्टैंड क्लियरली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम एंड हाउ अ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, सो अप टू दिस इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, what ma'am. is this? What is this that you are seeing on the screen? रेनबो स्पेक्ट्रम। रेनबो, सबने देखा है ना रेनबो? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so Yes, ma'am. rainbow
कैसे बनता है रेनबो? This is a natural phenomena, and all of us know that it is formed by dispersion of ordinary light. Ordinary light coming from sun, जो natural rainbow जो बनता है, that is with the help of dispersion of sunlight through the droplets of tiny droplets of water which are suspended in the atmosphere. और वो जो tiny droplets of water है वो prism की तरह काम करता है. And we know that when white light passes through a glass prism, it splits up into 7 different colors. 7 different colors. And each color has a specific wavelength, has a specific frequency. Frequency. Yes. So white light is actually composed of 7 different frequencies. या 7 different wavelengths. और वही wavelength यहाँ disperse होके हमें एक पूरा band of colors, band of different frequencies देता है, and that is called as spectrum. Vibgyor, जो हमें white light से मिलता है. So this is the best example of a spectrum. Rainbow is the best example of a natural spectrum. और rainbow कैसा है? Continuous होता है, हम बताए थे पहले भी. You can see this rainbow over here. यहाँ जो picture में दिख रहा है. You see the bands are clearly visible, but you can't predict, can't say कहाँ से blue शुरू हो रहा है, कहाँ पर indigo खत्म हो रहा है, कहाँ से green शुरू हो रहा है, because the boundary is completely merged with each other, isn't it? This is what a continuous spectrum looks like a rainbow. इसके बाद okay, so next is, this is the complete electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum? It is actually a spectrum of all the electromagnetic radiation which are present or which are there in the universe, starting from gamma rays to radio waves. ठीक है, पहले आते हैं then X-rays, ultraviolet rays, infrared rays. Ultraviolet अब infrared के बीच में visible region आता है पूरा, जिसमें 7 colors है. Then infrared, microwave and radio waves. You have to remember the sequence of the spectrum. So this is the electromagnetic spectrum. ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम atomic spectrum पढ़ेंगे तो जो भी energy absorb करता है atom, यानी कि absorption spectrum जो हमें मिलता है, या जो भी radiation emit होता है atom से during emission, while we are recording the emission spectrum, मतलब excitation और de-excitation of electrons के दौरान जो भी energy absorb होता है या radiate होता है, that is in the form of electromagnetic radiation. Those radiations are electromagnetic radiations. तो इनमें से ही कुछ एक होता है. Usually atom के केस में हमें अल्ट्रावायलेट से लेकर के इंफ्रारेड के बीच में मिलता है. अल्ट्रावायलेट, विजिबल या इंफ्रारेड. इस रीजन में हमें रेडिएशंस यूजुअली फोकस करने होते हैं while we are studying the atomic spectrum now, especially hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम से हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसका रेंज अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड तक होता है, right? So this is the electromagnetic spectrum that we have to remember, the sequence of radiations with their different frequencies. यहाँ देखोगे gamma rays are the most highly energetic radiations, और इसलिए यहाँ देखो increasing energy. जब हम रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ बढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, वेवलेंथ कम हो रहा है. देखो नीचे क्या है, नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज frequency. ठीक है. सो ये जो फ्रीक्वेंसी है देखोगे, in case of gamma rays it will be the highest, and highest frequency, high frequency corresponds to high energy. High energy. Yes, गामा रेज का एनर्जी सबसे हाई होता है, रेडियो वेव्स का सबसे कम होता है. और इसी तरह से विजिबल रीजन में जब 7 कलर्स को हम देखेंगे तो दिस इज द वायलेट एंड दिस इज द रेड. सो रेड टू वायलेट जब हम जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करता है एंड वेवलेंथ डिक्रीज. So you see it is in nanometers. Nanometers यानी 10 to the power -9. तो 750 नैनोमीटर यहाँ दिखा रहा है रेड का. व्हाट इज दिस नैनोमीटर? नैनोमीटर में जहाँ पे भी मतलब ये वेवलेंथ शो कर रहा है, ठीक है.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो यहाँ पे भी तुम देखोगे वेवलेंथ है ये एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी. नीचे वाला फ्रीक्वेंसी था, ऊपर वाला वेवलेंथ था. वेवलेंथ डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है. ठीक है. Yes, ma'am. Yes. So violet has the shortest wavelength. That means it has the highest energy. And red has the longest wavelength. That means it has the lowest energy. Lowest energy. Right. So this was about the electromagnetic spectrum. अब हमने ये भी डिस्कस किया है पहले कि स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम. जस्ट लाइक रेनबो, इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम देन इट इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम in which the boundaries between the two different frequencies are not clearly visible. दो frequency के बीच का जो boundary है या दो colors के बीच का यहाँ पर वो clearly visible नहीं होगा. It's like merged up. लेकिन line spectrum में हमें क्या मिलता है? Lines मिलता है इस तरह से. So these are the two types of spectrum that we have already discussed. Then we have already known that atomic spectra is line spectra. So now that we are going to study about hydrogen spectrum, we understand that we are going to get lines in that spectra of hydrogen atom. So line spectra कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ hydrogen का भी आपको दिखेगा. You get series of lines at different points. ठीक है. अच्छा, यहाँ देखोगे ये है हमारा visible light का spectrum. Visible light का spectrum that is Wipchur pattern. इसमें से देखोगे सोडियम का जब हम स्टडी कर रहे हैं तो येलो के पास हमें कुछ लाइंस दिख रहे हैं ना, येलो वाले रीजन में. Yes, ma'am. नाउ दिस स्पेक्ट्रम दैट यू आर सीइंग हियर इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. इसका मतलब है कि सोडियम इन पॉइंट्स पर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहा है. एनर्जी वो कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है? येलो वाले रीजन से एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है. हाइड्रोजन का देखो यहाँ पर लाइन दिख रहा है, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है. मैक्सिमम इसका अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड में ही दिखता है. मतलब इंफ्रारेड किधर है? विजिबल के इस साइड इंफ्रारेड है राइट हैंड साइड में, और इधर लेफ्ट में अल्ट्रावायलेट है. तो इसके मैक्सिमम लाइंस अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड में दिखेंगे. सिर्फ बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में दिखता है. तो ये जो लाइंस आपको दिख रही है ये बाल्मर सीरीज का दिख रहा है. इसी तरह से कैल्शियम मैग्नीशियम, आई डिडंट रियलाइज कब मैं लॉग आउट हो गई. ओके, कहाँ तक सुना था तुम लोगों ने? मैम हाइड्रोजन. ओके, उसके बाद मैं बोलती रह गई और लॉग्ड आउट. आई वाज जस्ट लॉग्ड आउट. एनीवे, सो ये हमने पहले भी देखा है. व्हाट आई वांटेड टू टेल यू फ्रॉम दिस स्लाइड इज दैट एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज अ लाइन स्पेक्ट्रा. ठीक है. लाइंस आते हैं एटम के स्पेक्ट्रम में, रेनबो की तरह नहीं होता. सो व्हेन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ why are we discussing spectrum? Spectrum जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, spectrum is a when we study about all these different kind of spectrum, that is absorption spectrum, emission spectrum, all this is studied under this branch of spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी. Spectroscopy is a branch of science जहाँ हम स्पेक्ट्रम के विषय में पढ़ते हैं. और स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली है क्या? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर. मतलब मैटर यानी हम लोग अभी एटम्स पढ़ रहे हैं. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, smallest, not smallest as of yet because there are even more divisible particles, but still atom constitutes matter. तो एटम के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जब इंटरैक्शन होता है, वेदर एटम एब्सॉर्ब द रेडिएशन और एटम एमिट द रेडिएशन, इन बोथ द केसेस देयर इज सम इंटरैक्शन गोइंग ऑन बिटवीन द रेडिएशन एंड द मैटर. ठीक है. तो हम लोग ये जो पढ़ते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्साइटेशन के समय एनर्जी क्या होता है? एब्सॉर्ब होता है. यू रिमेम्बर इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड दिस. यस मैम. मैं एक बार फिर से थोड़ा सा ये कर देती हूँ आपको. Just a short revision, a quick revision of what excitation was all about. We have two energy levels, suppose n equals to 1, n equals to 2, and energy E2, energy E1. So this is the lower energy. E1 is lower than E2, right? Now there is one electron, suppose here, and you are providing some energy to this electron, plus delta E. So this electron will jump to this higher level. तो यहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन वाज अ पार्ट ऑफ द
atom, and atom is a part of matter. That means electron, ये क्या, इसको हम matter कह सकते हैं. Electron is a part of matter, and energy, ये जो energy तुमने दिया, this is electromagnetic radiation. अभी जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें से अगर तुम हीट सप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को, दैट मीन्स यू आर गिविंग इट इंफ्रारेड रेडिएशन. ठीक है. Yes, ma'am. सो सपोज इलेक्ट्रॉन ने ये Yes, रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, तो इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इट्स एनर्जी विल इंक्रीज, एंड सो इट विल मूव फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल. यहाँ चला जाएगा. higher इंटरेक्शन level. हुआ. ठीक है. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस व्हिच वी रेफर टू एज एक्साइटेशन. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एक्साइटेशन? एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब. मतलब मैटर और रेडिएशन का इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similarly, ma'am. similarly, when this electron, which is already there in E2, it will lose some energy and come back. Minus delta Emission. E. It will release energy. This is called emission of radiation. Emission. And the process is de-excitation. 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 Yes, de-excitation. So during de-excitation, what will happen? Energy or radiation will be emitted. That means ये matter हो गया. This was electron, and electron refers to matter. और ये हो गया आपका radiation. तो basically क्या हो रहा है? चाहे वो excitation हो या de-excitation हो, दोनों ही cases में energy और radiation और matter का क्या हो रहा है? Interaction हो रहा है, isn't it? Either absorption या emission. Absorption या emission. दोनों ही cases में matter is interacting with electromagnetic radiation. तो इसी interaction से हमें spectrum मिलता है. जैसे ही देखो, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, immediately you get a line in the spectrum. वो जो याद है lines कैसे आ रहे थे? Yes. सेंटीमीटर इनवर्स में हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं. ये जो Yes, ma'am. ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे 2-3 लेवल्स और हैं, n equals to 3, n equals to 4 and so on, and there are more electrons. So electron, एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ गया ऊपर, you got one line in the spectrum. Similarly, suppose ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर ऊपर चला गया, you got another line in the spectrum. तो जितना ट्रांजिशन होगा, इसको हम क्या कहते हैं? This is called transition. Jumping from one level to another is called as transition. Transition. तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे, उतने तुमको लाइंस मिलेंगे स्पेक्ट्रम में. इस तरह से जब बहुत सारे ट्रांजिशंस हो जाएंगे, तो यू गेट सो मेनी लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, एंड दैट इज हाउ यू आर गेटिंग लाइंस इन द स्पेक्ट्रम. वो लाइंस कहाँ से आ रहे हैं? लाइंस आर कमिंग बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर. अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हमें कलर्ड लाइंस मिल रहे हैं विजिबल रीजन में, और अगर इमिशन हो रहा है और इस लाइन, ये जो एमिशन हुआ मतलब ये जो वापस आया इलेक्ट्रॉन नीचे, एक ट्रांजिशन के लिए एक लाइन अगेन, बट नाउ द लाइंस विल बी डार्क. ठीक है, अब कलर्ड लाइंस या ब्राइट लाइंस नहीं मिलेंगे, अब हमें डार्क लाइंस मिलेंगे. डार्क मतलब वहां पर एनर्जी रिलीज हो चुका है, अब वहां पर नहीं है. ठीक है, इसके बाद जितने ट्रांजिशंस होंगे उतने लाइंस तुम्हें मिलते जाएंगे. इस तरह से यू विल गेट अ सीरीज ऑफ लाइंस लाइक दिस इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम. So whether it is absorption or emission, you will get a spectrum, and those spectrum will contain lines. How are we getting the lines? Now these lines, they are called as spectral lines. Spectral lines. ठीक है, अब इतने सारे, जब बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस सीक्वेंस में मिल जाएंगे, तो ये जो पूरा का पूरा बैंड, पूरा जो ये चीज मिल रहा है, दिस एंटायर थिंग, दिस विल बी कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम. वी आर स्टडिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो एंटायर थिंग विल बी कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम. अगर एब्जॉर्प्शन यानी एक्साइटेशन की वजह से हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो हम उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे. ठीक है, इफ वी आर गेटिंग अ स्पेक्ट्रम ड्यू टू absorption yani excitation, then that spectrum will be called as absorption Absorption spectrum. spectrum.
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी लाइंस होते हैं, दोज विल बी कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइंस। और डी एक्साइटेशन की वजह से रेडिएशन एमिट होता है, उस एमिटेड रेडिएशन का जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसे हम कहते हैं ओके। सो जब हमें डी एक्साइटेशन की वजह से जो स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। ये है दो तरह के एटॉमिक स्पेक्ट्रम, राइट? सो Yes, ma'am. I hope after this it is clear to all of you. We are getting disconnected बार-बार, लेकिन I hope the concept is okay. So spectroscopy में हम क्या पढ़ते हैं? It is a branch of science that deals with the study of interaction between matter and electromagnetic radiation. और इस interaction से हमें क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम मिलता है। यहाँ देख रहे हो स्क्रीन में कैसे एक सोर्स से लाइट आ रहा है एंड ये सैंपल है, मतलब मैटर है। अब जिस एटम को हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसका सैंपल लेंगे। तो इस केस में अभी हम लोग हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, तो हम हाइड्रोजन के सैंपल को यहाँ पर लेंगे, हाइड्रोजन गैस को, और वहां से जो भी हमें इंटरेक्शन मिलेगा, वेदर इट इज एब्जॉर्प्शन और इट इज इमिशन, व्हाटएवर वी आर स्टडिंग, वी विल रीड इट विद द हेल्प ऑफ अ device which is called as spectrometer. The device which is used to study spectroscopy or spectrum is called as spectrometer. Spectrometer. इस स्पेक्ट्रोमीटर ये एक बड़ा सा मतलब डिवाइस है, डिपेंड करता है तुम्हारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर है कि क्या है, उसका बनावट, उसका स्ट्रक्चर, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन अलग अलग होता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर एक मॉनिटर के साथ कनेक्टेड है जहां तुम्हें सिग्नल्स मिल रहे हैं, और ये सिग्नल, इस सिग्नल को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है? तो इस स्पेक्ट्रम को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखता है, इस तरह का दिखता है, जो फाइनल रीडिंग आता है तो वो ऐसा दिखता है, ठीक है? सो दैट इज हाउ वी गेट अ स्पेक्ट्रा, एंड स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड आइदर बाय एब्जॉर्प्शन और बाय इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम मैटर। नाउ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, इमिशन ऐसा दिखेगा, एब्जॉर्प्शन ऐसा दिखेगा। एब्जॉर्प्शन याद है, अभी मैंने बताया कि डार्क लाइंस आएंगे उसमें, मतलब कहाँ कहाँ Yes, एब्जॉर्प्शन हुआ है वहां डार्क हो जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल Yes, रिमेन ma'am. सेम, जस्ट द पॉइंट्स जहां पर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है वहां पर डार्क हो जाएगा। और उसी का जब तुम रिवर्स लोगे, मतलब एक तरह से समझ लो नेगेटिव है, जैसे फोटोग्राफ का नेगेटिव होता है ना, उस तरह से इमिशन स्पेक्ट्रम देखो ठीक ऑपोजिट होगा, जहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ था वहीं पर तुम्हें एक लाइन मिलेगा इमिशन का, ठीक है? लेकिन अब कलर्ड लाइंस है Yes, यहाँ पर, ma'am. कलर्ड Yes, ma'am. एक कलर के लाइंस मिलेंगे। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है। एब्जॉर्प्शन में एक्साइटेशन के वक्त एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है रेडिएशन का उसको स्टडी करते हैं, और इमिशन के समय इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वो स्टडी करते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा उसको हम स्टडी करते हैं, and that is what is called as emission spectra. The spectra that we are getting from emission spectroscopy is called as emission spectra. और दोनों को ही हम रिकॉर्ड करते हैं with which is called as spectrometer. Now let us find out what a spectrometer is. Just a few pictures you can see here. आपको ये वाला डिवाइस याद है, स्टूडेंट स्पेक्ट्रोमीटर जहां लिखा हुआ है? Have you ever done any experiment on this physics में? No, ma'am. Prism में No, No, ma'am. ma'am. नहीं किया था, 12th में नहीं, डार्क रूम एक्सपेरिमेंट? No, ma'am. No, ma'am. No, अच्छा ma'am. अच्छा, कोई बात नहीं, आप बीएससी में है, कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, जब आप जी पेपर में आप देखोगे कि देयर विल बी अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स ऑन इन डार्क रूम दैट विल बी कैरिड आउट इन डार्क रूम लाइट के ऊपर, तो वहां इस तरह का एक डिवाइस यूज करोगे आप लोग, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है? ये बहुत सिंपल सा बनावट है, बीच में यहाँ पे हम लोग प्रिज्म या लेंस वगैरह रख के यहाँ पे स्टडी करते हैं लाइट को। बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, उसमें इसका यूज होता है, ठीक है? ये है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर। अभी हमने दो तरह का स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा, मतलब दो तरह का स्पेक्ट्रम आता है एटम्स के केस में, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
इमिशन स्पेक्ट्रम अगर रिकॉर्ड करना है तो हम ये डिवाइस यूज करते हैं, और अगर एब्जॉर्प्शन यूज करना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी करना है, तो वी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, द प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट, दे आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट ये है इनका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अलग अलग चीजें रिकॉर्ड करने के लिए, अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोमीटर। So this is the basic diagram of atomic absorption spectroscopy कि हम लोग कैसे करेंगे। हम हाइड्रोजन एटम का इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रम समझने के लिए एब्जॉर्प्शन भी आपको समझना जरूरी है कि कैसे आता है। We get in only difference between absorption and emission is that, देखो क्या डिफरेंस है दोनों का, रे डायग्राम, ये डायग्राम्स जो है सेम ही है। The only difference is here. Hollow cathode lamp. Yes, that means a source of light. ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हमें एक्साइट कराना होता है ना, लोअर लेवल से हायर लेवल, एक्साइटेशन को स्टडी करते हैं हम उसमें। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हमें उसे एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके और वो एक लोअर लेवल से हायर लेवल पर जंप कर सके, जा सके। यस, इसलिए उसे एक सोर्स से हमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ देखोगे दिस हॉलो कैथोड लैम्प इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी so that it can provide the necessary energy to the electron. Okay, so absorption में हमें ये source लेना जरूरी होता है so that हम इलेक्ट्रॉन को एक certain amount of energy supply कर सके और वो excite हो सके। excitation होगा तभी हमें absorption spectrum मिलेगा। इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लो, क्लियर है कि नहीं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, और ये सब बनाने आएगा नहीं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड व्हाट वी आर स्टडीइंग। सोर्स से लाइट गया, यहाँ देखो सैंपल लिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं छोटा सा एक राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने यहाँ पे सैंपल लिया है। सपोज हमें हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी करना है, तो हम इसमें भर लेंगे हाइड्रोजन गैस को और इसे पास कराएंगे यहाँ से, ठीक है, और इसे यहाँ गैस को, इस गैस को हम यहाँ पे इजेक्ट कराएंगे। जैसे यहाँ पे गया हाइड्रोजन गैस, तो उसके एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल एब्सॉर्ब दिस एनर्जी कमिंग फ्रॉम द कैथोड लैम्प एंड इट विल गेट एक्साइटेड। अभी तो फर्स्ट लेवल में है, ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट से वो एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल ही जाए, हो सकता है फर्स्ट से 8th लेवल पहुंच जाए, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच ऑफ एनर्जी यू आर गिविंग इट। इसके बाद यहाँ से जो एनर्जी निकलेगा, एब्जॉर्प्शन एनर्जी, एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, उसको हम यहाँ पास कराएंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, विच इज अ सीरीज ऑफ प्रिज्म्स लाइंड अप हियर, और फिर यहाँ से हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। यू नो, डिस्पर्शन विल टेक प्लेस, डिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस, एंड सो विल गेट अ स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को फिर से, स्पेक्ट्रम में क्या है, बहुत सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिल रहे हैं ना, इन सारे फ्रीक्वेंसीज को एक साथ कलेक्ट करके मोनोक्रोमेटर क्या करता है, उसको यहाँ डिटेक्टर के पास भेजेगा। फिर डिटेक्टर, यहाँ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब दिख रहा है, तो यहाँ से हमें ये मॉनिटर पे रिसीव होगा। डिटेक्टर विल रिसीव इट एंड देन फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज नथिंग बट द डिटेक्टर हियर। उसके बाद ये हमें मॉनिटर पे सिग्नल देगा, तो हम देख लेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या आया। The readings, the recordings of the absorption spectrum will be obtained here. तो ये था बेसिक कैसे हम एक्सपेरिमेंट को करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, टू स्टडी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सिमिलरली यू हैव इमिशन स्पेक्ट्रम में भी वही होता है, बस यहाँ पे देखो क्या मिसिंग है, द सोर्स, क्योंकि यहाँ हमें हीट नहीं करना है ना, यहाँ तो ऑलरेडी हीटेड सैंपल हम ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक्साइटेड है एटम्स, ठीक है। अब उनमें से जो एमिट हो रहा है उसको केवल हम स्टडी कर रहे हैं। तो उनमें से एमिट होता हुआ रेडिएशन यहाँ गया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, वहां से स्पेक्ट्रम बना, स्पेक्ट्रम को मोनोक्रोमेटर फिर से यहाँ भेज रहा है डिटेक्टर के पास, डिटेक्टर से हमें ये मॉनिटर पर रिसीव हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन में यही डिफरेंस है कि एब्जॉर्प्शन में हम कोल्ड गैस या कोल्ड सैंपल से शुरू करते हैं, उसे हीट करते हैं और फिर उसका एब्जॉर्प्शन पैटर्न स्टडी करते हैं। लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रम को पाने के लिए हम सोर्स का यूज नहीं करते, सीधे सैंपल
हीटेड सैंपल को ही ले लेते हैं और उसमें हम देखते हैं मतलब क्या रेडिएशन वहां से एमिट हो रहा है और उन रेडिएशन को हम स्टडी करते हैं. So this is the basic difference between absorption and emission spectrum. Now we come to the hydrogen spectrum. हाइड्रोजन के जो डिफरेंट लाइंस आते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं. These are the different series of lines: Lymer, Balmer, Paschen, Brackett, and Pfund. Pfund. The last one is Pfund. Humphrey series. Okay, Humphrey. Humphrey series. So these are the spectral lines, series of spectral lines that we get in case of hydrogen atom. अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम कैसे स्टडी करते हैं, मींस हाउ डू वी द एक्सपेरिमेंटल पार्ट, हाउ डू वी डू दिस. अगेन वी टेक द डिस्चार्ज ट्यूब. देखो इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पे सोर्स नहीं लिया, इसलिए सीधे हम डिस्चार्ज ट्यूब में हॉट हाइड्रोजन गैस के सैंपल को हमने भरा हुआ है. अब उस हॉट हाइड्रोजन गैस के सैंपल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो तो अब एक्साइटेड स्टेट में है, इजंट इट? हॉट है ना, मतलब ऑलरेडी एब्जॉर्ब किया हुआ है रेडिएशन एनर्जी, तो इसका मतलब एब्जॉर्ब करके ऑलरेडी पहुंच चुका है ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट. यू आर गेटिंग माय पॉइंट राइट? जब हम ग्राउंड स्टेट कह रहे हैं, क्या हो गया मैम आपकी आवाज रुक गई थी कुछ वक्त के लिए. बहुत डिस्टरबेंस है आज, तो बार बार लॉग आउट हो जा रही हूँ मैं. इतना डिस्टरबेंस में तुम लोगों को भी परेशानी हो रही होगी, मैं समझ रही हूँ. कहाँ तक सुनाई दिया था जरा बताओ एक बार, फिर से रिपीट कर देती हूँ. मैम हॉट हाइड्रोजन. इसके पहले तक तो क्लियर था ना? जो यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मैं यहाँ पे पहले एक चीज आप लोगों को बता दूं बिफोर वी स्टार्ट विद दिस मेथड. ओके, बोर्ड दिख रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. इसमें देखो ध्यान से, जब हम बोलते हैं कि एक लोअर एनर्जी लेवल है और एक हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है, सपोज दिस इज n इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज n इक्वल्स टू 4, ठीक है, और बीच में इसके कितने सारे लेवल्स हैं? बहुत सारे हैं, 2 है, 3 है, Yes, ma'am. ठीक है, n equals to 2, n Three equals to 3. Right. Yes, ma'am. Now suppose initially hydrogen atom, what we are studying now is only hydrogen atom, nothing else. So hydrogen atom में we know the picture is like this, that there is the nucleus and there is only the first orbit जहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बस. this is the simplest picture of hydrogen atom, right? अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है Yes, ma'am. फर्स्ट ऑर्बिट में. तो नॉर्मल स्टेट में, मतलब जब नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोजन का जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट में है. दिस विल बी कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट. जब इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी नहीं दिया गया है, वो नॉर्मल हाइड्रोजन एटम में है, ठंडे हाइड्रोजन एटम में, तो इट इज इन द ग्राउंड स्टेट. नाउ what happens when you give it some energy? You give it some energy, delta E. अब ये delta E कितना तुमने दिया, इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर कहाँ जाएगा, whether it will go from n equals to 1 to n equals to 2 or n equals to 1 to n equals to 3. It depends upon how much energy you are supplying it to the hydrogen atom and how much energy the electron is absorbing. Got it? तो सपोज करो Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन अभी एनर्जी एब्जॉर्ब किया डेल्टा E इक्वल्स टू E4 माइनस E1, इतना अमाउंट एब्जॉर्ब किया. कुछ होगा इसका अमाउंट x किलो जूल पर मोल सपोज, बट जो भी आया दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स E4 एंड E1. तो ये कहाँ जाएगा? सीधे बीच में कहीं नहीं रुकेगा, ये सीधे चला जाएगा 4 पे. E4. एक्साइटेशन हो गया, ठीक है, तो एक्साइटेशन के बाद ये चला गया सीधे 4 पे, अभी वहीं रुका हुआ है. नाउ 4 बिकम्स द एक्साइटेड स्टेट फॉर दिस इलेक्ट्रॉन. ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट एंड व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट.
ठीक है, एनी हायर लेवल अदर देन द ग्राउंड स्टेट विल बी कॉल्ड एज एन एक्साइटेड स्टेट, बिकॉज ये नॉर्मल स्टेट नहीं है इलेक्ट्रॉन का, नॉर्मल है यहाँ, ठीक है। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकेगा, उसके बाद उसे नीचे गिरना ही है क्योंकि वो एनर्जी लूज करेगा अब। ओके, तो नाउ सपोज इट लूजेस एनर्जी एंड लूजेस हाउ मच एनर्जी, ये भी डिपेंड करता है। सपोज उसने एनर्जी लूज किया डेल्टा ई प्राइम इक्वल टू E4 माइनस E2। सपोज इतना किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने लूज किया, कहाँ गिरेगा? 2 पे। 2 पे. यही सेम इलेक्ट्रॉन, 2 पे। yes, it will now fall to the second level। क्यों? क्योंकि इसने अभी एनर्जी जो एमिट किया that is equal to delta E prime। What is delta E prime? That is equal to E4 minus E2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के वक्त किस लेवल पर जाएगा और डी एक्साइटेशन के वक्त किस लेवल पर वापस आएगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि उसने कितना एनर्जी अब्सॉर्ब किया और कितना एनर्जी एमिट किया। ओके, मतलब हम ये कहना चाह रहे थे कि अभी तक हम लोग n=1 और n=2 लेके स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब आपको ये समझना है कि यहाँ और भी बहुत लेवल्स हैं। इलेक्ट्रॉन चाहे तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, किस बात पर डिपेंड करेगा कि उसने एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया और एनर्जी कितना रेडिएट किया। उस बेसिस पर वो कहीं भी किसी भी लेवल पे जा सकता है और किसी भी लेवल पर वापस आ सकता है। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ रुका हुआ इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ से यहाँ आया ना, n=2 पे थमा हुआ है, तो अभी ये एनर्जी एमिट कर रहा है डेल्टा ई डबल प्राइम दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। सपोज दैट इज इक्वल टू Z किलो जूल पर मोल। तो क्या होगा? दिस इलेक्ट्रॉन E1 में वापस आ जाएगा, क्योंकि अभी इसने एनर्जी रेडिएट किया डेल्टा ई डबल प्राइम इज इक्वल टू E2 माइनस E1। जितना एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। ये हम लोग ऑलरेडी बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ चुके हैं। उसके वन ऑफ द पोस्टुलेट्स वाज दिस, नो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड will depend upon the difference in energy levels। ये हमने पढ़ा था उसी में, डेल्टा ई। ठीक है, डेल्टा ई जो है दैट विल बी इक्वल टू NH न्यू, ये पढ़ा था ना उसमें, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So I hope this thing is clear. This is very important when we are going to study hydrogen spectrum। हमें ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि एक्साइटेशन के वक्त हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं और डी एक्साइटेशन के वक्त वो वापस कहाँ लौट रहे हैं। सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है कि वो हायर लेवल में कहीं पर भी जा सकता है और लोअर लेवल में किसी भी तरीके से वो वापस आ सकता है। ठीक है, जैसे देखो एक चीज यहाँ, सपोज देर आर, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट हाइड्रोजन एटम। कहोगे कि हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट है, तो इतने सारे ऑर्बिट्स क्यों बना रहे हैं? Isn't it? Yes, ma'am. नहीं आया था ये क्वेश्चन दिमाग में? आया था। आया। इलेक्ट्रॉन है मैम, ऑर्बिट तो हो ही सकता है, मतलब बड़ा। हाँ, ये किसने बताया आंसर? मैम राधिका। वेरी गुड राधिका। ऑर्बिट आर पॉसिबल, ऑर्बिट्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी अब्सॉर्ब किया हुआ है। बिकॉज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल because of electrons only। याद रखना, orbits are invisible things, it is an invisible path, but it exists because the electron exists। इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी रखेगा अपने में स्टोर, उसी हिसाब से उसका ऑर्बिट्स बनता जाएगा। ठीक है, सो ऑर्बिट का अलग अस्तित्व या एग्जिस्टेंस नहीं है, मेन एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का। उसका जितना एनर्जी होगा उस हिसाब से वो ट्रांजिशन शो करेगा और जहां भी ट्रांजिट करेगा वहीं एक लेवल बन जाएगा। गॉट इट?
So that is why we Yes, are ma'am. showing, we are studying so many electrons, so many orbits here, n equals to 1, n equals to 2. शुरू में ये hypothetical है, जब वो when the electron is in the first level यानी ground state, then these are non-existent, ये नहीं है यहाँ. लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसका एनर्जी जिस भी लेवल के साथ मैच करेगा अकॉर्डिंग टू द बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, डेल्टा ई इज इक्वल टू NH न्यू, जहाँ पे न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई NH. NH. इसके साथ जो भी मैच कर जाएगा वो वही लेवल पे चला जाएगा. तो सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया फिफ्थ पे, अभी फर्स्ट में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम चला गया, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इमिशन स्पेक्ट्रम. वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ द हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्टेन्ड. इसीलिए हम ये बता रहे हैं यहाँ पर. नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज हियर, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट. एब्जॉर्प्शन हो चुका, ये अभी याद रखो. कीप दिस इन योर माइंड राइट नाउ. आई एम गोइंग टू शेयर दैट प्रीवियस स्लाइड जो हम लोग देख रहे थे. So this thing that you are seeing here, the discharge tube, इसमें अभी हमने hot hydrogen gas भरा हुआ है. Hot hydrogen gas मतलब क्या हुआ? The electrons inside the hydrogen atom are in excited state now. Up to this it is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब तुमने हाइड्रोजन का सैंपल लिया है, उसमें तो कितने सारे एटम्स होंगे और उन एटम्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है. तो यानी कि जितने एटम्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के, isn't it? So Yes, इतने ma'am. ढेर Yes, सारे ma'am. इलेक्ट्रॉन्स, millions of electrons which are now in the excited state. लेकिन कौन सा कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करके किस लेवल पे गया हुआ है ये हम नहीं जानते हैं. कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक्साइटेड होके 8th लेवल पे पहुंचा हुआ है, कोई दूसरे एटम का हो सकता है कि वो 7th लेवल पे है, हो सकता है कुछ 10th लेवल पे है, या फिर हो सकता है कुछ 5th लेवल पर गया है, कुछ 3rd लेवल पे है. So electrons are now widely distributed between the different levels, excited electrons. ठीक है? Is it Yes, clear? ma'am. In the excited hydrogen sample, hot hydrogen sample, there are excited atoms. In those excited atoms, electrons are in excited state. Those excited electrons can be anywhere outside. कोई भी एक higher level पे वो अपना position लिए हुए हैं. Now the question is, after 10 to the power minus 8 seconds, those electrons will not come back. अब है तो different levels पे, कहाँ पे वापस आएंगे इसके भी बहुत सारे possibilities है, isn't it? So बहुत सारे Yes, ma'am. possibilities Yes, है. ma'am. So now the electrons, when they are coming back, each of them is radiating energy. All those radiations are collected here, passed here through the slit. इस slit से pass करा के फिर diffraction grating से pass कराते हैं. ये entire thing यहाँ से जो शुरू हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, this is the spectrometer. This part is the spectrometer. So spectrometer के अंदर अब ये सब चल रहा है. Diffraction grating है, diffraction grating से फिर diffraction हो रहा है लाइट का, and dispersion हो रहा है. यहाँ पे सारे अलग-अलग frequencies में वो टूट रहे हैं सारे पूरे radiations, and then they are getting collected on this detector plate. फिर इस detector plate से हमें monitor पर reading दिख जाएगा. तो that is how we get a spectrum like this. ये जो दिख रहा है बीच में colored lines, Yes, ma'am. हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का दिखता है. पूरा स्टडी कर लेंगे तो हमें ऐसे सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेंगे. सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों आ रहे हैं? द रीजन इज दैट different electrons are in different levels, different excited levels, and when they are coming back, there is a possibility that they can fall into any of the lower energy states. So different energy states corresponds to different emissions. Different emissions will give rise to different types of lines in the spectrum. So ये जो इतने सारे lines आ रहे हैं एक single electron से, that is because of this. ये जो दिखाया गया है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन का दिखाया गया. तो तुम इमेजिन करो उतने सारे millions of electrons का कैसा complicated picture आएगा. This is a simplified picture for one electron only. एक सीरीज मिला लाइमन का, फिर मिलेगा कुछ दूर तक बाल्मर का, फिर मिलेगा तुम्हें पाश्चन का, फिर ब्रैकेट पीफर्ड एंड सो ऑन. सो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हमें अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस तरह का. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? यू सी दिस ग्राफ. यू रिमेम्बर अभी हम थोड़ी देर पहले बोर्ड पर बना चुके थे कि एक इलेक्ट्रॉन है
वो एक्साइट होके चला गया है 5th लेवल पर। अब वो 5th लेवल पर बैठा हुआ है, लौटने का इंतजार कर रहा है। आफ्टर 10 to the power -8 seconds it will come down, but whether it will fall into 4th level or it will fall into 3rd level or it will fall into 2nd and then into 1st is completely up to it कि कितना एनर्जी वो रेडिएट करेगा। यहाँ देखो n equals to infinity तक बनाया गया है। दिस इज एन एनर्जी लेवल डायग्राम। नाउ लेट मी टेल यू, जब क्वेश्चन आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन और एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देन वो इसके पहले जो स्लाइड मैंने बताया ये वाला बनाओगे पिक्चर, एक्सपेरिमेंटल मेथड आपको दिखाना होगा, एंड देन यू विल ड्रॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द स्पेक्ट्रल सीरीज लाइमन से लेकर के पी फंड तक। उसके बाद ये आपको बना के दिखाना है कि कैसे वो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं। किसके यहाँ थोड़ा नॉइज हो रहा है? चलो यहाँ देखते हैं अब हम इसमें क्या है। n इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक हमने शो किया है। ओके, सो पहला सीरीज हमें कैसे मिलता है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो भी एक्साइटेड है वो कहाँ कहाँ एक्साइटेड है। हो सकता है वो इन्फिनिटी लेवल पे है, 7th लेवल पे है, 6 पे है, 5 पे है, 4 पे है, लेकिन सभी के सभी बाहर पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन्स अगर 1st लेवल पे आते हैं तो हर एक ट्रांजिशन के लिए जो हमें एक लाइन मिलेगा वो हमें लाइमन सीरीज जनरेट करेगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एक्साइटेड स्टेट्स में है, आई एम नॉट सेइंग कि एक ही स्टेट पे, अलग अलग स्टेट पे, 7th पे है कोई, कोई 6th पे है, कोई 5th पे है, कोई 4th पे है, ठीक है, बट ऑल ऑफ देम falling back to ground state, that is n equals to 1, will generate one type of line, that is Lyman series of lines. Lyman's. So all those electrons which are falling back from some higher excited state to n equals to 1 will give a spectral series, that is Lyman. ठीक है, now let me show you here. Yes, ma'am. देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम हमने बनाया था पहले, so now it is in the excited state. After 10 to the power -8 seconds, it is bound to come back. Now it can come back, maybe it can come back like this. सीधे हो सकता है n equals to 1 पे गिरे, जैसे n equals to 1 पर गिरेगा हमें स्पेक्ट्रम में एक लाइन फट से दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है कि बाहर के और भी हायर लेवल्स हों जहां से इलेक्ट्रॉन्स नीचे फॉल कर रहे हैं। तो जितने भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हायर लेवल से लोअर लेवल पे गिर रहे हैं, लोअर मतलब n equals to 1 में, लेट अस राइट हियर लाइमन सीरीज के लिए हमें क्या क्या मिलेगा। फॉर लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस वी कैन हैव n1 and n2. Let us suppose n1, what is n1? n1 is lower than n2. n1 और n2 क्या है? ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हेलो, सुनाई दे रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो फॉर लाइमन सीरीज ऑफ लाइन जो लोअर लेवल पे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, द लोअर लेवल इज 1 and the electron can fall back from any higher level which is usually greater than n1, यानी कि 2nd level, 3rd level, 4th level, 5th level, कहीं से भी वो वापस आके 1 पे आ सकता है। ठीक है, और लाइमन सीरीज हमें कहाँ मिलता है, किस रीजन में मिलता है? ग्राउंड स्टेट। नहीं, अल्ट्रावायलेट रीजन, मतलब आई मेंट टू से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यस मैम। कौन से हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? ultraviolet. यस, Ma'am, अल्ट्रावायलेट। ultraviolet. अल्ट्रावायलेट रेंज में हमें लाइमन सीरीज मिलता है। लेट अस कम बैक टू दिस। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अब बाहर गए हुए हैं, अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट पे लौट के आते हैं तो वहां से हमें लाइमन सीरीज जनरेट होता है। लाइमन सीरीज इज ऑब्जर्व्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Ultraviolet. सिमिलरली ऐसे जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर पहुंचे हुए एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो लौट कर 2nd लेवल पर आते हैं, सभी के सभी जो बाहर Balmer. पहुंचे हुए थे, तो हमें मिलेंगे बाल्मर सीरीज ऑफ Balmer. Balmer series. Balmer series. So for Balmer series, we can write now
for Balmer series, we can write that the level on which all the electrons are falling is 2, and they are falling from 3rd orbit or 4th orbit or 5th orbit or 6th orbit and so on. कहीं भी बाहर से वो 2nd orbit पे आ रहे हैं, और बाल्मर सीरीज हमें मिलता है कहाँ? विजिबल रीजन में. Visible reason. Visible. Yes. Next is the next spectral series, that is the Paschen. Paschen मिलेगा जब सभी इलेक्ट्रॉन्स 3rd लेवल पे आके गिरेंगे, Third level पर गिरेगा. और ये मिलता है हमें नियर इंफ्रारेड रीजन में. नियर इंफ्रारेड मतलब दैट पार्ट ऑफ द इंफ्रारेड रीजन व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द विजिबल रीजन. Visible. विजिबल, इसका एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, उतना याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट रिमेंबर जहां से विजिबल खत्म होता है वहीं से इंफ्रारेड शुरू होता है ना. तो विजिबल Yes, और विजिबल के सबसे क्लोजेस्ट रेंज में जो इंफ्रारेड रीजन है उसको हम कहते हैं नियर इंफ्रारेड. तो ये हमें नियर इंफ्रारेड में पाश्चन मिलेगा. एंड देन ब्रैकेट हमें कहाँ मिलता है? फार इंफ्रारेड में, और Far दूर मिलता है, infrared. विजिबल से काफी दूर, मतलब जहां पे इंफ्रारेड ऑलमोस्ट खत्म होने को है वहां पर हमें मिलता है ब्रैकेट. सिमिलरली पी फंड आल्सो वी गेट इन द फार इंफ्रारेड रीजन. ब्रैकेट कब मिलता है? जब सभी इलेक्ट्रॉन्स, सभी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस लौट के आते हैं 4th लेवल पे. और पी, हाँ हेलो, Yes, ma'am. कुछ बोल रहे हो? No, ma'am. अच्छा, तो ब्रैकेट में क्या होता है कि सभी एक्साइटेड लेवल्स के इलेक्ट्रॉन 4th लेवल पे लौट के आते हैं, और पी फंड में 5th लेवल पे लौट के आते हैं. ठीक है, ये सब Yes, पहले, ma'am. तो वी आर सिंपली रिवाइजिंग इट, नथिंग एल्स, नथिंग न्यू टू ऑल ऑफ यू. ये सब पहले भी पढ़ा है, बट अभी जो है ना कुछ ज्यादा लिखना होगा. लाइक स्पेक्ट्रम जब भी पूछेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल मेथड, हाउ यू कैन गेट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. उतना नहीं लिखना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम नहीं. हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा स्पेक्ट्रम हम लोग स्टडी करते हैं? इट इज लाइन, Line spectrum. लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम तो होगा ही क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, और हम लोग स्टडी करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि देखो अभी जितना भी डायग्राम अभी देखे एनर्जी लेवल वाला, उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब डी एक्साइटेशन. और डी एक्साइटेशन में हम क्या स्टडी करते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं. Emission spectrum. और एब्जॉर्प्शन कब स्टडी करते हैं? Excitation में. वेरी गुड. एक्साइटेशन जब हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, और डी एक्साइटेशन के वक्त एमिशन. तो ये डी एक्साइटेशन. यस. नाउ सो नेक्स्ट वाज बाल्मर के बाद क्या था? पाश्चन था. पाश्चन इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड वाले सभी 3rd लेवल पे आके गिरते हैं. कहाँ से गिर रहे हैं? दे आर फॉलिंग बैक फ्रॉम 4th और 5th सो ऑन. 6th. ठीक है, एंड ये हमें कहाँ मिलता है? नियर इंफ्रारेड रीजन. ठीक है, पाश्चन के बाद हमें मिला था ब्रैकेट, Bracket. जिसमें सभी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स 4th लेवल पे लौट के आते हैं, फ्रॉम 5th लेवल, 6th लेवल, 5, 6, 7. एंड सो ऑन. ये हमें मिलता है Far infrared. फार इंफ्रारेड. Infrared. एंड द लास्ट वन iz P fund. Fun. Different series. all excited electrons fall back to the 5th level, from 6th level, 7th level, 7, 9th. 8, 9. ये भी हमें मिलता है फार Far इंफ्रारेड. Far infrared. और इसके बाद आता है हम्फ्री सीरीज, बट उतना भी ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है. हम लोग लाइमन से पी फंड तक ही मेंशन करें तो भी चलेगा. सो दीज आर द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच आर ऑब्टेन्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ओके, मैं 5 मिनट और लूंगी, उसके बाद Yes, ma'am. ओवर द जस्ट डिसमिस द क्लास. यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जो हमें Yes, पढ़ना है वो है Yes, ma'am. वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. ठीक है, और ये दोनों चीजें, वो जो फाइन लाइन स्ट्रक्चर, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज यहीं तक स्टडी ये करते हैं. वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. Rydberg equation. Yes, by Rydberg equation. What is Rydberg equation? Let us find out. Anybody can recall? पढ़ा है ये भी 11th 12 में. 1 by lambda is equals to Riemann constant into
1 by n1 minus 1 by n2. n initial square. इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस का वेव नंबर, बेसिकली वेव नंबर, यस, वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आए ना यहाँ पर, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट के ऊपर, ये किस पॉइंट पर आएंगे? मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस का वेव नंबर का मतलब होता है कि जब हमें स्पेक्ट्रल लाइन ऐसे मिलते हैं ना, हमें स्पेक्ट्रम में ऐसे लाइंस मिलते हैं इस तरह से, these are the spectral lines we studied just now. इनका पोजीशन बताना होता है कि ये कितने सेंटीमीटर इनवर्स पर आ रहे हैं, मतलब इसका वेव नंबर क्या होता है। सो दे आर मेजर्ड, देयर पोजीशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर. वेव नंबर इज रिटन एज न्यू बार and nu bar is equal to 1 by lambda. Lambda is wavelength. ठीक है? किसका वेवलेंथ? किसका वेवलेंथ? हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन undergoes de-excitation, comes down from a higher level to lower level. तो ये जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है डेल्टा E, इसका क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है, एक वेवलेंथ है और एक वेव नंबर है, isn't it? तो ये जो वेव नंबर है ये भी यही है, ठीक है? तो वेव नंबर of each spectral line will be given by 109,677 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. and the unit will be centimeter inverse. Centimeter This inverse. is Rydberg equation. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि यही हमें बताता है कि हम कैसे स्पेक्ट्रल लाइन के पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा लाइन किस पोजीशन पर आएगा. नाउ हियर n1 इज लेस देन n2 और n1 n2 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन एटम्स के केस में? ओह सॉरी, आई जस्ट डिलीटेड दैट. अभी जो टेबल एक बनाया था ना ऊपर, लाइमन का n1 इतना आ रहा है, n2 इतना आ रहा है, बाल्मर का n1 2 है, फिर n3 is n1 is 2 and n2 is 3 4 like that. So suppose question आपको इसमें से questions आते हैं न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने के लिए. So suppose I give you one question, if you can just note down, calculate the wave number of the radiation emitted. Just note down the question. Calculate the wave number. Calculate the wave number of radiation emitted when an electron in a hydrogen atom returns from fifth energy level to the second energy level. All right. Thank you, everyone. Yes. Ending Thank the you, ma'am. class now. Yeah. Thank you. Thank you, ma'am. Revise कर लेना आज का class. Okay, ma'am. Yes, ma'am.